A very good morning, dear children. Welcome back to your SST class. I hope you all are safe and happy. Children, in SST we are doing chapter 15, Towards Freedom, right? And in our last video we had studied about the exploitation of Indian farmers, traders and rulers by the British, right? तो ब्रिटिश ने इंडियन फार्मर्स को, ट्रेडर्स को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, इतना परेशान किया. जो रूलर्स थे, इंडियन प्रिंसेस थे, दे वर ऑल्सो अनहैप्पी. क्योंकि ये बहुत एक्सप्लॉइट करते थे. सब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गया था, स्टारवेशन होने लगा था, बहुत हाई टैक्स पे करना पड़ता था. और भी तरह से ब्रिटिश बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, परेशान भी करते थे, इनका शोषण करते थे इंडियंस का, हम लोगों का. ओके, तब जाके इंडियंस ने ब्रिटिश के अगेंस्ट एक रिवॉल्ट स्टार्ट किया, एक विद्रोह करना शुरू किया, इनका प्रोटेस्ट करना शुरू किया और अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, स्वतंत्रता के लिए वॉर स्टार्ट किया. तो ये जो रिवॉल्ट है, इट इज ऑल्सो द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ओके, आज़ादी चाहिए थी. किससे आज़ादी चाहिए थी? ना, ब्रिटिश से आज़ादी चाहिए थी, क्योंकि इनकी जो अनफेयर पॉलिसीज थी, एक्सप्लॉयटेशन था, उससे इंडियंस हम लोग परेशान हो गए थे. तो प्रोटेस्ट करना पड़ा, इनके अगेंस्ट खड़ा होना पड़ा. ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल बी नोइंग अबाउट द रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश. सो लेट्स स्टार्ट. रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश. Ever since the coming of the British, people in different parts of India had been protesting against their unfair policies. हालांकि जब जैसे जैसे ब्रिटिश इंडिया में आते रहे, तो जो डिफरेंट पार्ट्स थे इंडिया के, वहाँ के लोग इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स के लोगों ने. However, there was no unity in their protest. हालांकि इनका जो प्रोटेस्ट था, जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था, उसमें यूनिटी नहीं थी, एकता नहीं थी. यानी सभी जगह के इंडियंस या सभी इंडियंस ये प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे. It was only in 1857 that a major revolt broke out. तब जाके 1857 में एक मेजर रिवॉल्ट हुआ, यानी एक बड़ा विद्रोह किया गया ब्रिटिश के अगेंस्ट. दिस वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑल्सो कॉल्ड द सिपॉय म्यूटिनी और द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857. और इसे इंडिपेंडेंस के लिए फर्स्ट वॉर भी कहा गया. जो पहला युद्ध अपनी आज़ादी के लिए लड़ा गया, वो 1857 में किया गया. ब्रिटिश के अगेंस्ट विद्रोह किया गया उनकी अनफेयर पॉलिसीज की वजह से. ठीक है, एकता दिखाने की कोशिश की सभी इंडियंस ने, ताकि इनसे आज़ादी मिल सके ब्रिटिश से, क्योंकि अब सभी लोग परेशान हो चुके थे, सभी का एक्सप्लॉयटेशन किसी ना किसी तरह से किया जा रहा था. इट वॉज एन इम्पोर्टेंट इवेंट इन अवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. और जो 1857 का जो ग्रेट रिवॉल्ट था, ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट था, एक महत्वपूर्ण इवेंट था ये हमारे फ्रीडम के स्ट्रगल में. जो संघर्ष किया जा रहा था, स्ट्रगल किया जा रहा था फ्रीडम के लिए, उसका ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट था. द रिवॉल्ट वॉज स्टार्टेड बाय द इंडियन सोल्जर्स सर्विंग इन द ब्रिटिश आर्मी इन इंडिया. और ये जो रिवॉल्ट स्टार्ट किया गया था, ये इंडियन सोल्जर्स के द्वारा, जो कि ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहे थे, उनके द्वारा शुरू किया गया था. अ न्यू राइफल कॉल्ड द एनफील्ड हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. एक न्यू राइफल जिसका नाम था एनफील्ड, उसको इंट्रोड्यूस किया गया 1857 में, यानी इसी रिवॉल्ट के दौरान. अ रूमर स्प्रेड दैट द ग्रेज यूज्ड इन द बुलेट्स वाज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स. और ये रूमर फैलाई गई, यानी ये ऐसी अफवाह फैल गई थी कि जो इस एनफील्ड में, यानी इस जो गन यूज़ की, राइफल जो यूज़ की गई थी, राइफल में जो बुलेट्स लगती थी, उसके लिए जो ग्रीस का यूज़ किया जाता था, जिस तेल का, ग्रीस का यूज़ किया जाता था, वो काउज और पिग्स के फैट से बना है. वो ग्रीस किससे बना है? वो ग्रीस बना है
काउज और पिग्स के फैट से, ऐसा कहा जाता था। यानी जब बुलेट्स को लगाया जाता था एनफील्ड में तो उस पे ऑयल लगाया जाता था, ग्रीस लगाया जाता। तो ये जो ग्रीस था ये अफवाह फैली थी कि ये फैट से बना है, किसकी, काउज और पिग्स के। सोल्जर्स हैड टू बाइट ऑफ द ग्रीस्ड रैप्ड ऑफ द बुलेट बिफोर लोडिंग इट इन द एयर। और क्या किया जाता था, सोल्जर्स को जो ग्रीस्ड रैपर जो था, बुलेट के जो पर जो रैपर था ग्रीस्ड, उसको मुंह से काट कर हटाना पड़ता था सोल्जर्स को, जब तक वो उन बुलेट्स को राइफल में लोड करने से पहले उस पे जो ग्रीस्ड रैपर था उसको काट कर हटाना पड़ता था, दांत से बाइट ऑफ करना पड़ता था सोल्जर्स को। ठीक है, दिस वॉज अगेंस्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर्स। और ये हिंदू और मुस्लिम दोनों के ही जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे, जो अपने धर्म को लेके जो भाव थे, जो उनके ओपिनियंस थे, उनके अगेंस्ट था। ना मुस्लिम सोल्जर्स ऐसा करना चाहते थे और ना ही हिंदू सोल्जर्स, क्योंकि ये अफवाह फैलाई गई थी, ये अफवाह फैली हुई थी कि वो जो ग्रीस है वो काऊ और पिग के फैट से बना हुआ है। They refused to use these rifles and revolted. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया इन राइफल्स को यूज करना। The revolt started at Meerut and soon spread to large parts of northern and central India. Revolt कहाँ स्टार्ट हुआ था, मेरठ से स्टार्ट हुआ था, and soon spread to large parts of northern and central India. और ये बहुत जल्दी ही फैल गया था नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया के लार्ज पार्ट्स में। फार्मर्स, क्राफ्ट्समैन एंड अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जॉइंड द रिवॉल्ट। The soldiers declared the last Mughal emperor Bahadur Shah Zafar their leader. The revolt was led by Nana Sahib and Tatya Tope at Kanpur, Rani Lakshmi Bai at Jhansi and Begum Hazrat Mahal at Awadh. The soldiers declared the last Mughal emperor Bahadur Shah Zafar their leader. सोल्जर्स ने डिक्लेयर किया था जो लास्ट मुगल एम्परर थे, कौन थे लास्ट मुगल एम्परर, बहादुर शाह जफर, उनको अपना लीडर उन्होंने डिक्लेयर किया था सोल्जर्स ने। द रिवॉल्ट वाज लेड बाय नाना साहेब एंड तात्या टोपे एट कानपुर। ये जो रिवॉल्ट किया गया था ये नाना साहेब और तात्या टोपे के द्वारा कानपुर में किया गया था, रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा झांसी में और बेगम हजरत महल के द्वारा अवध में। Okay, you can see the pictures of Tatya Tope, Rani Lakshmibai, Begum Hazrat Mahal and Bahadur Shah Zafar. After the revolt, अब रिवॉल्ट के बाद क्या हुआ, द ब्रिटिश सप्रेस्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ब्रिटिश ने रोक दिया था ये जो फर्स्ट वॉर किया गया था इंडिपेंडेंस के लिए, रोक दिया, फेलियर रहा, ये अनसक्सेसफुल रहा। और कैसे रहा, मैनी फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट। और इस रिवॉल्ट के फेलियर होने के बहुत से कारण थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी, बहुत ऐसे फैक्टर्स थे जो वजह बन गए, जो रिस्पॉन्सिबल रहे इस रिवॉल्ट के फेलियर के। क्यों नहीं हुआ ये सक्सेसफुल, इट डिड नॉट स्प्रेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। देखो कुछ पार्ट्स में तो ये फैल गया था, लार्ज पार्ट्स में, बट पूरी तरह से नहीं फैल पाया था, यानी पूरे इंडिया में हर पार्ट में नहीं फैल पाया था, यानी यूनिटी नहीं हो पाई थी सभी की। इंडियन सोल्जर्स डिड नॉट हैव सफिशिएंट मनी एंड गुड वेपन्स। इंडियन सोल्जर्स के पास सफिशिएंट मनी नहीं था, यानी पैसा नहीं था, अच्छे वेपन्स नहीं थे, तो इस वजह से भी रिवॉल्ट सक्सेसफुल नहीं रहा। The revolt was not organized properly. On the other hand, the British soldiers were well equipped with modern weapons and were very organized. The revolt was not organized properly. Properly organized नहीं किया गया रिवॉल्ट, और जबकि जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनके पास मॉडर्न वेपन्स थे, वेल इक्विप्ड वेपन्स थे, पूरी तरह से प्रॉपर वेपन्स थे, और उन्होंने वेल ऑर्गेनाइज्ड किया था इनके विरुद्ध, इंडियंस के विरुद्ध। तो इसीलिए इंडियंस
इस रिवॉल्ट में सक्सेसफुल नहीं रहे, ये फेलियर रहा। ओके, दीज आर द 3 मेन रीजंस, मेन फैक्ट्स। After the revolt was suppressed, many Indians were either killed or put into prison. जब ये रिवॉल्ट रोक दिया गया, उसके बाद क्या किया गया, बहुत से इंडियंस को या तो मार दिया गया या फिर उनको जेल में कैद कर लिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। The rule of the East India Company ended in 1858. ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एंड हो गया था 1858 में। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वाज टेकन बाय ओवर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड, और जो एडमिनिस्ट्रेशन था इंडिया का वाज टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड, और इंग्लैंड के गवर्नमेंट के द्वारा जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया था। हाउएवर द इंडियन princes were allowed to rule over their territories. However, हालांकि जो इंडियन प्रिंसेस थे वो अलाउड टू, उनको इतनी परमिशन थी, उन्हें अलाउ कर दिया गया था टू रूल ओवर देयर टेरिटरीज, कि वो अपने रीजन में, अपने क्षेत्र में वो रूल कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स, सामाजिक और जो धार्मिक सुधारक थे, अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स, जिन्होंने जो फॉल्ट्स थे उनको रिमूव करके इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिशें की। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, ब्रिटिश ने इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस की थी। ग्रेजुअली एजुकेटेड इंडियंस इंट्रोड्यूस्ड मैनी सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स, और धीरे धीरे जो एजुकेटेड इंडियंस थे इंट्रोड्यूस्ड मैनी सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स, उनको धीरे धीरे बहुत से सोशल और जो रिलीजियस सुधार थे, रिफॉर्म्स थे, उन्हें बताए गए, इंट्रोड्यूस किए गए। Such as Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar and Debendranath Tagore were active during this period. और इस पीरियड के दौरान कौन कौन ऐसे रिफॉर्मर्स थे जो एक्टिव थे, जो रिफॉर्म्स के बारे में, सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, वो थे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और देवेंद्रनाथ टैगोर। They strongly protested against social practices such as sati, killing female babies, child marriage and the caste system. ये ऐसे रिफॉर्मर्स थे जो जिन्होंने प्रोटेस्ट किया किन चीज़ों के अगेंस्ट, सोशल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट, यानी कि कुछ ऐसी प्रथाएं चलाई गई थी जो सही नहीं थी, जैसे सती, किलिंग फीमेल बेबीज़ यानी कि गर्ल चाइल्ड को किल कर देना, फीमेल बेबी को किल कर देना, ठीक है, चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह, एंड द कास्ट सिस्टम। तो ये जो इस तरह के सोशल प्रैक्टिसेस थी, इनको रोकने के लिए इन्होंने प्रोटेस्ट किया। दे ऑल्सो एनकरेज्ड विडो रिमैरिज एंड एजुकेशन ऑफ विमेन, और उन्होंने विडो रिमैरिज को भी एनकरेज किया, यानी कि विधवा जो हो जाती है उनकी दोबारा शादी करने के लिए भी उन्होंने एनकरेज किया, और वुमेन एजुकेशन के लिए भी, ठीक है, कि महिलाओं को ज़्यादा शिक्षित किया जाए, इन सब चीज़ों का उन्होंने सुधार करने की सोशली कोशिश की। राइज ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म का राइज हुआ, यानी लोगों के अंदर अपनी कंट्री को लेके जो लव और डिवोशन है वो उत्पन्न होना शुरू हुआ। तो ये सब चीज़ें ही कि ये सब एक इस तरह का स्ट्रगल पीरियड रहा फॉर द फ्रीडम। ओके, एजुकेटेड इंडियंस रियलाइज दैट द ब्रिटिश वांटेड टू कीप इंडिया पुअर। जो एजुकेटेड हो गए थे इंडियंस, उन्हें ये रियलाइज हुआ कि ब्रिटिश क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इंडियंस पुअर रहें, हमारा जो इंडिया है वो पुअर रहे, गरीब रहे, एंड बैकवर्ड और पिछड़ा हुआ रहे। वो कब रहेगा, जब एजुकेशन नहीं होगी, है ना। तो जब वो एजुकेटेड हुए कुछ इंडियंस धीरे धीरे, तो उन्हें ये चीज़ समझ आने लगी कि ब्रिटिश चाहते हैं कि इंडिया गरीब रहे, पिछड़ा हुआ रहे।
दिस रियलाइजेशन यूनाइटेड द इंडियंस, और इसी रियलाइजेशन की वजह से एकता बढ़ गई। स्लोली द फीलिंग ऑफ यूनिटी और नेशनलिज्म ग्रू स्ट्रॉन्गर। द ग्रोइंग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। और इस जो ये फीलिंग नेशनलिज्म की ग्रो हो रही थी, इसी की वजह से 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड बाय एन इंग्लिशमैन नेम्ड एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एक इंग्लिशमैन के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म किया गया था, जिसका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ओके, he was an Englishman. Its first session was held at Bombay, now in Mumbai. इसका जो फर्स्ट सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो हुआ था बॉम्बे में। It was attended by 72 delegates from all over India. और ये अटेंड किया गया था 72 डेलीगेट्स के द्वारा, पूरे इंडिया में से 72 प्रतिनिधियों के द्वारा अटेंड किया गया था ये सेशन। द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन वाज वोमेश चंद्र बनर्जी, और इस सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो थे वोमेश चंद्र बनर्जी। देयर आफ्टर द कांग्रेस मेट एवरी ईयर इन डिफरेंट सिटीज, और उसके बाद कांग्रेस ने अलग अलग सिटीज में हर साल मिले। इट स्लोली बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग। इट अवेकेंड द स्पिरिट ऑफ यूनिटी अमंग द इंडियंस, और इसी ने लोगों के अंदर ये जागरूकता जगाई एकता की। At the same time, it requested the government to introduce reforms to improve the living conditions of the people. और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ही उसी समय में ये रिक्वेस्ट भी की गवर्नमेंट से कि सुधार किया जाए लोगों के रहने सहने में, यानी रहन सहन में, यानी कि उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ही पुअर थी, तो उसमें भी सुधार किया जाए। द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ द कांग्रेस वरीड द ब्रिटिश, और जैसे जैसे जो नेशनल कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसकी जो पॉपुलैरिटी थी, वो जो प्रसिद्ध हो रही थी, तो उससे क्या हुआ था, जो ब्रिटिश थे वो टेंशन में हो गए, वरीड हो गए। टू सप्रेस द राइजिंग स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म द गवर्नमेंट पास्ड मेनी स्ट्रिक्ट लॉज। और ये नेशनलिज्म जो लोगों के अंदर राइज हो रहा था, इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट लॉज बना दिए। दे ऑल्सो यूज द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल टू प्रिवेंट द हिंदूज एंड मुस्लिम्स फ्रॉम यूनिटिंग। और एकता बढ़ती जा रही थी, तो इसीलिए उन्होंने स्ट्रिक्ट लॉज बनाए और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भी चला दी, ताकि हिंदू मुस्लिम एक ना हो सके, यूनिटी ना बढ़े इंडियंस में, क्योंकि चाहे वो हिंदू था चाहे वो मुस्लिम था, लेकिन इंडियन था, एक हो रहा था। तो यूनिटी बढ़ने की वजह से ब्रिटिश टेंशन में आ गए थे, तो उन्होंने फूट डालने की कोशिश की हिंदू मुस्लिम में, ठीक है, ताकि यूनिटी ना बने, ये लोग बिखरे हुए रहें और इन पर ब्रिटिश यानी हम ब्रिटिश लोग रूल करते रहें। ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ओके चिल्ड्रन, now I am giving you a homework related to this video. आप सबसे पहले बहुत अच्छे से ये वीडियो देखेंगे। आई नो थोड़ा लेंदी है, बट प्लीज केयरफुली देखना, बहुत अच्छे से समझ आएगी। एंड आफ्टर वॉचिंग द वीडियो यू हैव टू रीड द चैप्टर फ्रॉम योर बुक, ओके, फ्रॉम पेज नंबर 102, 103 and 104. And after reading the chapter you have to do these 3 question answers in your notebook carefully. Okay, question number 1. Which factor sparked the first war of independence? Question 2. What helped the British to suppress the first war of independence? Question 3. How did modern education led to the rise of nationalism in India? These 3 are very simple questions. आप लोग अगर चैप्टर अच्छे से रीड करेंगे वीडियो देखने के बाद, तो very easily you can find the answers of these questions from your book, okay, from your chapter. बहुत easily मिल जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको वीडियो अच्छे से देखनी है, चैप्टर बुक से रीड करना है, okay, then you have to do these 3 question answers neatly and carefully in your SST notebook, okay. Thank you children, stay home, stay safe and stay happy.